हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चल रही है इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देन इंडियन हिस्ट्री और फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जीके और इसमें आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी को। और ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार CUET UG 2025 में अपीयर कर रहे हैं, बिकॉज ये उनके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन सेशन होगा। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की बात करें अगर, स्पेशली फॉर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं आते, क्वेश्चंस आसान आते हैं। और क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग बेसिक्स को स्किप कर देते हैं और वहीं से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जनरली देखा गया है कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन ज्यादा होता है और इसी वजह से या तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है या फिर हम लोग हड़बड़ी में उसको गलत आंसर टिक कर देते हैं और इसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये लेवल मैंने वही रखा है जो लास्ट ईयर CUET और लास्ट टू लास्ट ईयर जिस तरीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे CUET UG एग्जामिनेशन में, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को सेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शूटिंग स्टार्स। तो शूटिंग स्टार यानी जिसे हिंदी में कहते हैं टूटता हुआ तारा, किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्लैनेट, स्टार्स, मेटेओर्स जिसको उल्का पिंड कहते हैं और गैलेक्सीज जिसको आकाश गंगा कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार इसमें कहा किसे जाता है? अब देखो शूटिंग स्टार होता क्या है। तो बेसिकली शूटिंग स्टार एक हेवनली ऑब्जेक्ट होता है जो बनता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड के कोलिजन से बनता है शूटिंग स्टार और जब वो अर्थ के सरफेस में एंटर करता है तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसमें आग लग जाती है और लगता है कि एक तारा टूटता हुआ जा रहा है। तो बेसिकली ये जो तारा टूटता हुआ जा रहा है, यहाँ पर तारा नहीं टूटता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये होते हैं बेसिकली मेटेओर्स जिसको हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, जिसको मेटेओर्स कहते हैं, हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहा जाता है और ये बनता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द, और इनका जो फॉर्मेशन होता है इसको मेटेओर्स कहते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जिसको कहते हैं शूद्र ग्रह। तो एस्टेरॉइड के कोलिजन से बनता है बेसिकली मेटेओर्स। और ध्यान रखिएगा कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये दे स्टार्ट्स बर्निंग। तो इनमें आग लग जाती है और इसी वजह से ये बनते हैं आपके, और इसी वजह से ये लगता है शूटिंग स्टार टाइप से, इसी वजह से लगते हैं ये शूटिंग स्टार टाइप से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मेटेओर जिनको कहते हैं उल्का पिंड। और ध्यान रखिएगा कि जो एस्टेरॉयड है ये बेसिकली हेवनली या आप इसको कह सकते हो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये मिलते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट होता है इसी को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो वहीं पर ये बेसिकली एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मेटेओर। मेटेओर को हिंदी में कहते हैं उल्का पिंड। और प्लैनेट बेसिकली शूटिंग स्टार है नहीं। गैलेक्सीज जिसको आकाश गंगा कहते हैं ये भी शूटिंग स्टार नहीं है। शूटिंग स्टार स्टार्स तो हो ही नहीं सकते,
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 जो कि है मेटेरर्स। मेटेरर्स को हिंदी में कहते हैं उल्कापिंड और एस्टेरॉयड को कहते हैं क्षुद्रग्रह, इनको प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। तो एस्टेरॉयड कहते हैं, प्लैनेटॉइड कहते हैं, कहीं कहीं इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट से अलग होते हैं। इनको ये मत समझिएगा कि ये माइनर प्लैनेट है तो ड्वार्फ प्लैनेट होंगे, नहीं नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट अलग होता है, माइनर प्लैनेट अलग होते हैं। क्योंकि ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, इसलिए इसको प्लैनेटॉइड कहते हैं। प्लैनेट जैसा फीचर होता है, बट ये ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, जैसे मेकमेक है, हाउमेया है, प्लूटो है, ये सब इरिस है, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट हैं और ये एस्टेरॉइड्स हैं। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारी आकाशगंगा का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? फोबोस, डिमोस, ट्राइटन या टाइटन। देखो ट्राइटन भी सैटेलाइट है, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो ट्राइटन है ये भी सैटेलाइट है। तो ट्राइटन या टाइटन, तो कौन सा इसमें जो है वो सबसे छोटा सैटेलाइट है? तो ट्राइटन सैटेलाइट ये किसका है? तो सबसे छोटा सैटेलाइट किसका है? कहीं कहीं इसको ट्राइटॉन लिखते हैं, कहीं कहीं ट्राइटॉन लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं ट्राइटन लिखते हैं, कहीं कहीं ट्राइटॉन भी लिखते हैं। तो यहाँ कहीं कहीं ट्राइटन भी होता है, कहीं कहीं ट्राइटॉन भी लिख देते हैं, दोनों स्पेलिंग इसका कहीं कहीं ट्राइटॉन भी लिखा आपको मिलेगा। तो ये बताना है कि सबसे ये क्वेश्चन ये है कि जो सबसे छोटा सैटेलाइट जो हमारे सोलर सिस्टम का है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सबसे छोटा सैटेलाइट है फ्रेंड्स वो है आपका डिमॉस। तो वो है डिमॉस, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। और फोबोस और डिमॉस ये मार्स के सैटेलाइट है। जो ट्राइटन है, जिसको आप ट्राइटन है, ये ध्यान रखिएगा कि ये नेपच्यून का सैटेलाइट है। और जो टाइटन है ये आपका सैटर्न सैटर्न का सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट है गिनामाइट जो कि जुपिटर का है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों डिमॉस। तो सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो है डिमॉस। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक क्लियर है। और ये जो ट्राइटॉन है ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून है। तो ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून है। तो ये लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून है। तो सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो है आपका डिमोस। और ये दोनों फोबोस और डिमोस मार्स के सैटेलाइट्स हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से इसको कहा जाता है आपका रेड प्लैनेट। आई होप इट इज क्लियर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि पारसेक इज द यूनिट टू मेजर। तो देखो पारसेक जो है वो यूनिट किस चीज के यूनिट, ये किस का यूनिट है टू मेजर? ऑप्शन है स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम या डिस्टेंस। तो ये बताना है कि बेसिकली जो पारसेक है ये किस चीज, इससे क्या मेजर किया जाता है। सो पारसेक इज द यूनिट टू मेजर। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स कि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.3 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक जो होता है वो तकरीबन 3.3 लाइट ईयर होता है। और लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर इट इज द यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इट इज अ यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो बेसिकली ध्यान रखना कि तो पारसेक क्या मेजर करेगा? तो पारसेक इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर कितना होता है भाई? तो 1 लाइट ईयर
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो पार्सेक है दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, और 1 पार्सेक इज अराउंड 3.3 लाइट ईयर। तो 1 पार्सेक जो होता है वो तकरीबन 3.3 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये अप्रोक्स 3.3 लाइट ईयर के बराबर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है दोस्तों कि अदर देन अर्थ विच प्लैनेट ऑन इन विच प्लैनेट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो ये बताना है कि अदर देन अर्थ किस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अदर देन अर्थ ये बताना है कि किस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है, वेनस, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। तो देखो, अर्थ में एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी है, प्लस अर्थ जो है वो कंप्लीटली गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, और जो मार्स है वो पार्शियली गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। तो जो मार्स है ये पार्शियली गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। तो इसी वजह से कि अदर देन अर्थ द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कैन बी ऑन मार्स। तो अदर देन अर्थ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कैन बी ऑन मार्स। वेनस पर देखो हो नहीं सकता, क्योंकि वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, तो वहां इतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि इंसान रह ही नहीं पाएगा, मर ही जाएगा। और अदर देन जुपिटर और सैटर्न जो है ये गैसियस प्लैनेट है, तो यहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है जीवन की। तो अदर देन अर्थ जो पॉसिबिलिटी है लाइफ का दैट इज ओनली ऑन मार्स, बिकॉज मार्स जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 3 जो कि है मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन distance between moon and sun is called। तो minimum distance between earth and moon, sorry not moon and sun, between earth and moon is called। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक वर्ड होता है पेरी। पेरी मीन्स होता है नियर। तो क्या होगा, तो ध्यान रखना कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दैट इज कॉल्ड पेरिजी। सो दैट इज कॉल्ड पेरिजी। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, maximum distance between moon and earth is called apogee। is called apogee। तो देखो, पेरी का मतलब ही होता है नियर, इसी वजह से पेरीहीलियन और एपीहीलियन चलता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दैट इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा पेरीहीलियन, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एपीहीलियन। तो जब सन और अर्थ के बीच में हो तो पेरी मिनिमम डिस्टेंस पेरीहीलियन, और मैक्सिमम हो अर्थ एंड सन के बीच में तो एपीहीलियन। बिकॉज पेरी वर्ड याद रखना, पेरी का मतलब होता है नियर, तो पेरी पेरिजी एंड अपोजी। इसी तरीके से सन के साथ हो तो एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। आई होप, बिकॉज हीलियस वर्ड का मतलब होता है सन, तो हीलियस वर्ड का मतलब होता है सन। तो एपीहीलियन, पेरीहीलियन, अपोजी, पेरिजी, बस ये याद रखना। और ये कई बार एग्जामिनेशन में, इस बार एनडीए में भी पूछा गया था, तो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि अपोजी होगा या पेरिजी होगा। तो ध्यान रखना, पेरी का मतलब ही होता है नियर, ये वर्ड याद रहेगा तो आप आसानी से चाहे वो सन का हो या मून का हो आंसर कर दोगे। तो आई होप फ्रेंड्स यहां तक सबको बात समझ आ गई। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलो, और लाइट ईयर और पार्सेक तो अभी आपको बताया कि दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सैटेलाइट। तो इनमें से ये जो 4 प्लैनेट हैं इनमें किसके पास सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन है मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, बोथ 1 एंड 2। तो यहां पर है कि किसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई नेचुरल मून नहीं है।
तो जो नेचुरल मून होता है यही आपका सैटेलाइट है। तो ध्यान रखना कि जो मार्स के पास है वो दो सैटेलाइट हैं, एक तो फोबोस है और एक डीमॉस है, और मर्क्यूरी एंड वेनस के पास नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी नियर टू सन। नियर टू सन, और इनके अगर सैटेलाइट्स होंगे, अगर इनके सैटेलाइट होंगे तो ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द सन, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स सन। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ये अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द सन, तो इस वजह से इनके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, बोथ 1 एंड 2। और ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो यूरेनस है प्लस वीनस जो है ये बोथ रोटेट करते हैं, बोथ रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, और अदर प्लैनेट्स इन प्लस सन ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। अदर प्लैनेट्स प्लस सन ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, और यूरेनस प्लस वेनस इसको आप याद रख सकते हो यूवी, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो जो यूवी हैं ये बेसिकली रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं और साथ ही साथ सन ये सब रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, और ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बोथ 1 एंड 2। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इवनिंग स्टार। तो इसमें से किसे इवनिंग स्टार कहा जाता है? इवनिंग स्टार हो गया या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसको, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहा जाता है सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। तो इसी को इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और ये किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना कि जो सुबह और शाम विजिबल होगा उसी को कहेंगे, और ये कहा जाता है वेनस को। वेनस को इसलिए कहा जाता है, शुक्र को इसलिए कहा जाता है कि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। तो ये हॉटेस्ट प्लस ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं, कहा जाता है इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन। पृथ्वी की जुड़वां बहन बिकॉज इसका जो मैक्सिमम फीचर्स है वो अर्थ से मिलता जुलता है। ध्यान रखना कि ये जो फोबोस है ये स्टार या सैटेलाइट नहीं, ये बेसिकली सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। और ये जो मार्स और सैटर्न आप जानते हैं कि ये प्लैनेट है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो सैटर्न है दैट इज द लास्ट प्लैनेट दैट यू कैन सी थ्रू द नेकेड आईज। तो अगर मौसम बिल्कुल साफ हो और सारी चीजें ठीक हो तो मार्स इज सॉरी सैटर्न इज द लास्ट प्लैनेट दैट यू कैन सी थ्रू द नेकेड आईज। इज दैट क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है?
ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले न्यूज क्वेश्चन पर कि द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज। तो देखो नंबर ऑफ पैरेलल्स, यहां ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पैरेलल्स यानी जो अक्षांश रेखा की समानांतर, नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब देखो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये एक दूसरे के समानांतर होता है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो अब देखो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री हो गया, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस जो नॉर्थ में कितना हो गया भाई, 0 डिग्री को तो लेंगे नहीं। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ऊपर चले जाओगे तो 89 डिग्री, 89 लाइंस मिलेंगे। क्योंकि जैसे आप 90 डिग्री पर पहुंचोगे, 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल पर आओगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉइंट। जैसे अगर नॉर्मली आप देखो, नॉर्मली देखोगे तो मान लो यहाँ पर इक्वेटर है। वैसे ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में भी समझा दी हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से अगर आप बढ़ते चले गए तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो 90 डिग्री जब यहाँ पहुंचोगे तो पॉइंट हो जाएगा। और ये अगर मान लेते हैं इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, तो ये 0 डिग्री। ठीक इसी तरीके से यहाँ आओगे तो 90 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरीके से बढ़ते जाओगे तो 90 डिग्री पर पॉइंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरेलल्स कितने हो गए, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, 89 ये नॉर्थ में हो गया। और उसी तरीके से नंबर ऑफ पैरेलल्स हो गया साउथ में, तो ये नॉर्थ में हो गया, साउथ में हो गया। और एक हो गया आपका इक्वेटर, जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 8 9 9 18 और 1 19, 8 8 16 और 1 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 179। ध्यान रखना कि जहां पर अगर आप बढ़ोगे 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री चाहे वो नॉर्थ हो, 90 डिग्री चाहे वो साउथ हो, तो 90 डिग्री नॉर्थ हो या 90 डिग्री साउथ हो, यहां पर बन जाएगा ये पॉइंट। और यहाँ पूछ रहा है पैरेलल्स, तो इस चीज का ध्यान रखना। चूंकि देखो यहाँ पर कई बार होगा ना, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ये कैसे हो गया, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है पैरेलल्स यानी समानांतर पूछा जा रहा है, इसी वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आप कई बार स्टूडेंट्स करते हैं क्या है कि ये 179 प्लस इसमें दो ऐड कर लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कई लोग इसका आंसर 181 लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। कुछ लोग आंसर 180 लगा देते हैं कि 0 डिग्री से 90 हो गया तो 90 हो गया, 0 से 90 हो गया, 90 इधर, और वो इक्वेटर को कई बार कैलकुलेट नहीं करते। तो कई बार लोग 180 भी लगाते हैं, जो थोड़ा होशियार होता है, क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ता है, तो वो लगा देता है 181। लेकिन सही आंसर जो है वो 179 है, क्योंकि यहाँ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड के लाइंस की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 179। कैसे हुआ ध्यान रखना कि 89 डिग्री नॉर्थ 89 डिग्री साउथ ऑफ द पैरेलल प्लस एक इक्वेटर, तो 9 9 18 और 1 19 और 8 8 16 और 1 17, तो 179 दैट विल बी द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वहां पर जैसे आप जाओगे लाइन खींचते जाओगे तो वो बन जाएगा पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड है वो एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, फ्रॉम पोल्स, सेंटर, एक्सट्रीम पॉइंट्स या इक्वेटर। तो ध्यान रखना कि जो लैटिट्यूड है दे आर द एंगुलर डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम द
सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, अब यहाँ पर 23.5 डिग्री है नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये कहाँ से मेजर करेंगे? मान लीजिए यहाँ से सेंटर है तो यहाँ हो गया और इधर हो गया और फिर ये दोनों को जोड़ दिया। सो दैट इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और ये बेसिकली जो, और ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये पूरा सर्कल होता है, ये ध्यान रखना कि ये जो लैटिट्यूड होते हैं ये कंप्लीट सर्कल होता है, दिखेगा नहीं क्योंकि ये 2D फिगर है, और 3D जब आप ग्लोब पर देखोगे तो ये कंप्लीट सर्कल होता है। ये ध्यान मत रखना कि ये आधा सर्कल होगा, सेमी सर्कुलर जो होगा वो आपका लॉन्गिट्यूड्स होता है, ये कंप्लीट सर्कल होता है, ये आपका कंप्लीट सर्कल है। तो यहाँ से भी देखोगे कि इक्वेटर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से भी आप देखोगे तो ये तकरीबन आपका कंप्लीट सर्कल होता है। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड होते हैं ये अपने आप में कंप्लीट सर्कल होता है। और ये हमेशा मेजर किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ओ मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किया जाता है। और इक्वेटर जो सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसलिए इसको कई जगहों पर ग्रेट सर्कल भी लिख देते हैं। तो कई जगहों पर इसे ग्रेट सर्कल या महान वृत्त भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 जो कि है सेंटर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से मेजर किया जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेट सर्कल। तो ध्यान रखना कि ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं इक्वेटर को। तो इक्वेटर को महान वृत्त भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ हो गया कैप्रिकॉन। और ध्यान रखना कि आर्कटिक सर्कल, आर्कटॉस का मतलब होता है नॉर्थ। तो आर्कटिक सर्कल कितना होगा ये बताओ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आर्कटिक सर्कल भाई कितना होता है ये बताओ। ध्यान रखना कि आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो ये आर्कटिक सर्कल है, यहीं पर पोलर बियर भी आपको मिलेंगे। इसका मतलब होता है आर्कटॉस। आर्कटॉस का मतलब होता है पोलर बियर। ये आर्कटॉस का मतलब होता है पोलर बियर, यहीं पर आपको पोलर बियर भी मिलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? और इसी में अगर नॉर्थ आ जाओगे तो ये अंटार्कटिक सर्कल होता है। अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये आप चले जाओगे 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेंगुइन्स। तो यहाँ पर मिलेगा पेंगुइन्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पोलर बियर जनरली ये मिलते हैं आर्कटिक सर्कल में। तो जो ध्रुवीय भालू मिलते हैं वो आर्कटिक सर्कल में मिलते हैं। पोलर बियर ये मिलेंगे आपको आर्कटिक सर्कल में। यहाँ तक क्लियर है?
और जब ये अंटार्कटिक सर्कल में आओगे तो यहाँ पेंगुइन मिलेंगे। तो इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि पोलर बियर पेंगुइन को खाता क्यों नहीं है। पहले बड़ा क्वेश्चन आता था ये पोलर बियर पेंगुइन्स को खाता क्यों नहीं है, क्योंकि पोलर बियर रहता है नॉर्थ पोल पर और एक रहता है साउथ पोल पर, तो इस वजह से ये दोनों मतलब सॉरी एक आर्कटिक सर्कल एक अंटार्कटिक सर्कल, तो इस वजह से ये लोग एक दूसरे को खा नहीं सकते। यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कि द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस डिवाइड द अर्थ इनटू। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं जिसको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ये अर्थ को किस तरीके से डिवाइड करती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो देशांतर रेखा होती है कुछ इस तरीके की है, तो कुछ इस तरीके की रहती है। तो ये आपका बेसिकली डिवाइड कैसे करती है, तो ये आपका ये तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ईस्टर्न हो गया और ये वेस्टर्न हो गया। तो ये बेसिकली डिवाइड कर देता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है बेसिकली ये डिवाइड कर देता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। और ध्यान रखना कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। तो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये डिवाइड कर देती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने होंगे। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर तो प्राइम मेरिडियन हो गया 0 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से करते जाओगे और ठीक कुछ इस तरीके से इधर भी होगा। तो ये तो 0 डिग्री हो गया प्राइम मेरिडियन। और यहां पर हो गया 180 डिग्री के करीब का हो गया। तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से आप करके चले जाओ। तो आपका कितना हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री से इधर बढ़ोगे तो आपका हो गया 179 डिग्री, चूंकि 180 डिग्री पे जाके फिर पॉइंट बन जाएगा। तो 179 तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर के साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के साइड में 179 हो गया नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो 179 हो गया 179, क्योंकि 180 पे जाओगे तो अगेन पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कितना हो गया सेम 179 प्लस एक हो गया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन हो गया एक, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। और एक हो गया आपका इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको आइडियल कहते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। और प्राइम मेरिडियन के सुपर इम्पोज होता है आपका, प्राइम मेरिडियन के
सुपर इम्पोज्ड होता है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 179 179 9 9 18 और 2 20, फिर 7 7 14 2 16, एक और एक 2 और एक 3, तो टोटल हो गया 360। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गए, वो हो गए 360। तो यहां तक सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर होगा 360। करेक्ट आंसर होगा 360। तो यहां तक क्लियर है सबको कि 179 ईस्टर्न साइड, 179 वेस्टर्न साइड, और फिर ये दो आपके हो गए इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये तो टोटल हो गया 360 इंटरनेशनल डेट लाइन और दूसरा प्राइम मेरिडियन। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। और आइडियल होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ध्यान रखना कि आइडियल बिल्कुल सीधी नहीं है, ये जिगजैग है। जिगजैग इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर सीधी रखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज में सेम एक दिन में ही दो डिफरेंट डेट शो करने लगेंगे। ये सेम डे दो डिफरेंट डेट्स वगैरह शो करने रखेंगे, इस वजह से आइडियल को रखा गया है जिगजैग। आइडियल कभी भी सीधा नहीं जाता है, जैसे बाकी आप प्राइम मेरिडियन वगैरह देखते हैं सीधा है, आइडियल सीधा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये जीएमटी से कैलकुलेट किया जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम जो कि है लंदन में। तो बेसिकली इसका टाइम यूज किया जाता है टाइम कैलकुलेशन में। तो इसका बेसिक यूज किया जाता है टाइम कैलकुलेशन। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक सबको बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल द थ्री लाइंस पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों ऐसी कौन सी कंट्री है जहां से तीनों लाइन एक साथ पास करता है? तीनों से एक लाइन कौन सा है जिससे तीनों लाइन एक कॉन्टिनेंट से पास करती है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों पास करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जो कि है अफ्रीका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड जीएमटी। तो जो जीएमटी दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम और इंडिया के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 5 आवर 30 मिनट्स अहेड, 5 आवर्स 30 मिनट्स बिहाइंड, 6 आवर्स अहेड और 6 आवर्स 30 मिनट्स बिहाइंड। देखो जैसे आप वेस्टर्न साइड में जाते हो वो आप जैसे जीएमटी से वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आप टाइम को गेन करने लगोगे, ईस्टर्न साइड में आओगे तो टाइम लूज करने लगोगे। तो जीएमटी से आपका वेस्टर्न साइड में इंडिया पड़ता है, तो ये है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो ये बेसिकली 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी है। तो जीएमटी बेसिकली है ग्रीनविच मीन टाइम, और ये है लंदन में। तो जब जीएमटी में रात के 12 बजते हैं तो इंडिया में 5:30 की सुबह होती है। तो 5:30 की सुबह होती है, तो हम 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। नेक्स्ट है दोस्तों कि द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। तो जो रिवर इंडस है ये किस ग्लेशियर यानी किस हिमनद से इसका उद्गम होता है? चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर या सतोपंथ ग्लेशियर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो इंडस है ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो ये हिमालयन
रिवर सिस्टम का पार्ट है और इसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। तो लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहते हैं। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। तो करेक्ट आंसर है बोखरचू ग्लेशियर, जो आपका कैलाश, आपका जो है वो कैलाश रेंज में है। चिमांग युंगडुंग से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र। कहीं कहीं इसको आंगसी भी लिखा मिलेगा आपको, आंगसी ग्लेशियर लिखा मिलता है। बोखरचू से निकलती है इंडस, और ध्यान रखना कि रीमो ग्लेशियर से निकलती है श्योक। श्योक जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, और ये इंडस से मिलती कहां पर है? तो ये इंडस से मिलती है पाकिस्तान में। तो ये इंडस से पाकिस्तान में मिल जाती है। और जो सतोपंथ ग्लेशियर है फ्रेंड्स, ये कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। तो यहां तक सबको बात समझ आ गई। तो सतोपंथ से निकलेगी अलकनंदा। यहां तक क्लियर है सबको? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलेगी अलकनंदा नदी। आई होप यहां तक सबको बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स एट विच प्लेस टू बिकम गंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, भागीरथी एंड अलकनंदा दे मीट एट विच प्लेस टू बिकम गंगा। अब देखो ध्यान रखना कि जो भागीरथी नदी निकलती है, एक्चुअली भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और अलकनंदा कहां से निकलती है? तो ये निकलती है सतोपंथ से। और ये दोनों मिलते कहाँ हैं? तो ये मिलते हैं देवप्रयाग में, और वहां से बनते हैं गंगा। तो इसको याद रखने का ट्रिक है भाई, BAD, बैड। देखो भाई, बैड, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। कैसे? ये देखो, बी का मतलब हो गया भागीरथी, ए का मतलब हो गया अलकनंदा, और जो डी है, ये जो डी है ये इसका मीटिंग प्लेस है, मीटिंग प्लेस है। तो इसको कहते हैं देवप्रयाग। फिर विष्णुप्रयाग की बात करते हैं। भाई विष्णुप्रयाग में कौन सा मिलता है? तो ध्यान रखना, इसके लिए ट्रिक याद रखना, DAV। DAV, डी का मतलब है धौली गंगा, प्लस धौली गंगा हो गया, प्लस अलकनंदा। अलकनंदा ये मिलेगा विष्णु प्रयाग में, ये मिलेगा विष्णु प्रयाग में। फिर कर्ण प्रयाग है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, पाक, पिंडार गंगा, जिसको पिंडार नदी भी बोलते हैं या पिंडार गंगा भी बोलते हैं, प्लस अलकनंदा, ये मिलती है कर्ण प्रयाग में। इसके बाद है एन, अलकनंदा प्लस नंद की, ये रिवर मिलती है नंद प्रयाग में। ये रिवर मिलती है नंद प्रयाग में। तो यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि जो पहला दो है वो नेम ऑफ द रिवर है, और जो लास्ट अल्फाबेट है वो आपका है नेम ऑफ द प्लेस। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद देखो, एक बचता है रुद्रप्रयाग। पंच प्रयाग में ये चार तो हो गए, एक बचता है रुद्रप्रयाग। एक बचता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग है, इसके लिए ट्रिक याद रखना, अमर, AMAR,
आर। तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, फिर ये मिलती है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, देखोगे तो ये मिल जाता है आपका अलकनंदा मंदाकिनी, ये मिलता है रुद्रप्रयाग में। तो इसको आप याद रख सकते हो अमर, AMAR। अब देखो ए का मतलब हो गया अलकनंदा, MA का मतलब हो गया मंदाकिनी और आर का मतलब हो गया रुद्रप्रयाग। तो इसके जरिए दोस्तों ये अमर ट्रिक याद रखना, AM और फिर ए लिखना है छोटा और आर। तो चूंकि ए से हो गया अलकनंदा, MA से हो गया मंदाकिनी और आर से हो गया रुद्रप्रयाग। इस तरीके से ये पांचों प्रयाग के नाम आप याद रख सकते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ मिलता है और कौन सा प्रयाग बनता है। बड़ा आसान सा ट्रिक है। और जो इसका लास्ट अल्फाबेट है ये ध्यान रखना कि ये मीटिंग प्लेस का नाम है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया तो भागीरथी अलकनंदा और मिलता है देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा बन के निकलती है, और गंगा जब जमीन पर आती है वो आती है हरिद्वार से। तो यहां तक सबको बात समझ आ गया? ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 जो कि है देवप्रयाग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये कितने स्टेट से पास करता है? तो ये टोटल पास करता है 5 स्टेट से। और आपको याद कैसे रखना है? तो MOUCA, मौका याद रखिएगा। M का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, O का मतलब हो गया उड़ीसा, U का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, यहीं पर मिर्जापुर है वहीं से है, C का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ और A का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 स्टेट से पास करती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये कैलकुलेट कहाँ से किया जाता है? तो ये मिर्जापुर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है 5। यहां तक सबको बात समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो इस छोटे से ट्रिक के जरिए भी आप इसको याद रख सकते हैं। और ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग भूल जाते हैं और आंसर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट इन विच स्टेट। अब देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट है एंड आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का एक सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां करते हैं। तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में एक सूरजपुर नाम का जिला है, वहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सूरजपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर इंटरसेक्ट करता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस साइड से हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट, वहां पर एक सूरजपुर जिला है वहीं पर करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। तो देखो इंडिया का जो मेनलैंड है मतलब भारत की मुख्य भूमि का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? केप कोमोरिन, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट या केबीथू। अब देखो यहां पर
इंदिरा कॉल जो है ये आपका सियाचिन में है, सियाचिन ग्लेशियर में है। तो सियाचिन तो भाई नॉर्दर्न में है, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में था, हालांकि ये सबमर्ज्ड हो गया। किबिथु जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और केप कोमोरिन जिसको कहते हैं कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, जिसको कहते हैं मुख्य भूमि का। और अगर नॉर्मली मेनलैंड हटा दो तो फिर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, तब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो और मेनलैंड हटा दें तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, तब हो जाएगा ये इंदिरा पॉइंट। हालांकि अब तो इंदिरा पॉइंट डूब गया सुनामी की वजह से, तो उस कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर है केप कोमोरिन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और ये है काराकोरम रेंज। तो करेक्ट आंसर है केप कोमोरिन कन्याकुमारी। और यहीं पर दोस्तों एक बड़ा अच्छा ग्लास ब्रिज भी बना है, जो तिरुवल्लुवर को जोड़ देता है विवेकानंद मेमोरियल से। तो जो यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है, जो तिरुवल्लुवर की स्टैचू को जोड़ देता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। तो जो तिरुवल्लुवर की स्टैचू है, जिन्होंने तिरुकुरल नाम का तमिल ग्रंथ लिखा था, तो उनकी स्टैचू को जोड़ देता है तिरुवल्लुवर की मूर्ति को जोड़ देता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। उसे जोड़ देता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, जो कि है केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है मेनलैंड, बस ये मेनलैंड ध्यान रखना, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है मुख्य भूमि। तो इसका मतलब ही हो जाता है मुख्य भूमि। यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक सबको बात क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। तो किस राज्य से कर्क रेखा पास नहीं करती? तो जो कर्क रेखा है ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश, फिर हो गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर हो गया त्रिपुरा, फिर हो गया मिजोरम। तो ये टोटल हो गए 8 राज्य। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो 8 राज्यों से गुजरती है, अब इसमें कौन सा नहीं है? तो भाई कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, महाराष्ट्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 महाराष्ट्र नहीं है।
तो यहाँ से आपको पता होगा, देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ से बढ़े तो गुजरात आपका हो गया, गुजरात से अगर जैसे आप आगे बढ़ जाओगे तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो उसके बाद महाराष्ट्र तो सीधा नीचे ही गुजरात के पड़ जाएगा, राजस्थान के, तो वहां से गुजरेगी ही नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। यहां तक बात सबको समझ आ गया? तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पासेस। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको भारतीय मानक समय कहते हैं, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर ये किस राज्य से नहीं गुजरता? तो मैंने आपको एक ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, मौका। तो एम का मतलब हो गया एमपी, ओ का मतलब हो गया उड़ीसा, यू का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, सी का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, और ए का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से तो भाई गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से नहीं गुजरती। तो करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 तेलंगाना। बात समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। बात सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, दे आर द पार्ट ऑफ। तो ये देखो, ये सब हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा ही है, 8848.86 मीटर का है, जिसको सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। और साथ ही साथ इसको आपको नेपाल में कहते हैं सागरमाथा, जो तिब्बत वाला प्लेस है तो उसको चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये सब के सब किसके पार्ट हैं? ये सब महान हिमालय के पार्ट हैं। तो ये सब के सब जो पार्ट हैं ये ग्रेट हिमालयाज के पार्ट हैं। और ये ध्यान रखना कि ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये बर्फ से पूरे साल ढके रहते हैं। ट्रांस हिमालय बेसिकली नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस है, नॉर्थ ऑफ हिमालयस है। नॉर्थ ऑफ हिमालयाज हैं, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट रेंज हैं जिसको कहते हैं काराकोरम, फिर है लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल कहते हैं, और लेसर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। लेसर हिमालय को शिवालिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है ग्रेट हिमालय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूरेनियम का दोस्तों जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि आंध्र प्रदेश जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सबसे ज्यादा यूरेनियम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, फिर हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करते रहें। तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खत्म हुआ है, थोड़ा मैं भी पानी पी लूं, फिर इसको कंटिन्यू करते चलते हैं। चलो तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 जो कि है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेला पास, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो सेला पास है, पास बेसिकली जो नेचुरल गैप बिटवीन द माउंटेन्स होता है विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, आर्मी के लिए भी यूज होता है। तो ये सारे के सारे को कहते हैं पास, और इसको कहते हैं दर्रा। तो बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेला पास जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो सेला पास जो है
वो किस स्टेट में लोकेटेड है? सेला पास। तो जो सेला पास है दोस्तों, ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये वहीं पर है जहां बोमडीला है। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर बोमडीला है वो ध्यान रखिएगा कि वहीं पर सेला भी है और वहीं पर दीफू भी है। तो सेला पास, सेला पास, बोमडीला पास और दीफू पास, ये तीनों एक ही स्टेट में है, सेला, बोमडीला, दीफू। तो सेला हो गया, बोमडीला हो गया और दीफू पास, ये तीनों के तीनों हैं कहाँ? ये तीनों के तीनों हैं एक ही स्टेट में, जो है अरुणाचल। ये तीनों के तीनों पास कहाँ हैं? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला पास दोस्तों ये आपका सिक्किम में है, बड़ा ही फेमस है। नाथुला पास जो है वो आपका सिक्किम में है। और इसी तरीके से दोस्तों माना पास हो गया, नीति पास हो गया, वो आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में आपके माना पास है, नीति पास है, ये आपका हो गया उत्तराखंड में। तो माना पास और नीति पास ये हो गया आपका उत्तराखंड में। और साथ ही साथ दोस्तों रोहतांग पास जो है या शिवकिला, बारालाचला, ये आपका हिमाचल में है। तो रोहतांग पास, बारालाचला पास, शिवकिला पास, ये सारा का सारा हिमाचल में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाथुला और जेलेपला पास दैट इज लोकेटेड इन। तो नाथुला पास और जो जेलेपला पास है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो नाथुला पास और जेलेपला पास ये बेसिकली है आपका सिक्किम में। तो नाथुला और जेलेपला ये आपका है सिक्किम में। देखो पासेस से क्वेश्चंस रहते हैं। तो पिछले साल का भी जो सीयूईटी का जनरल टेस्ट हुआ था उसमें पासेस से क्वेश्चन, दर्रे से क्वेश्चंस थे। और बेसिकली अगर पासेस की बात करें और पासेस के बात करें तो दे आर नेचुरल गैप बिटवीन द माउंटेन्स which are used for which are used for different purpose like transportation, supply of materials, then military, इसके अलावा एडवेंचरस टूरिज्म। तो इन सब के लिए ये पासेस काम आते हैं। तो इन सब में ये पास काम आते हैं। तो बेसिकली करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 जो कि है सिक्किम। नेक्स्ट है दोस्तों कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट विच प्लेस। तो जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है ये कहाँ मिलते हैं एक दूसरे से? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोस्तों ये एक दूसरे से मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पर, और ये है तमिलनाडु में। ये मिलते हैं एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पर, और ये है आपका तमिलनाडु। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। तो हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक दोस्तों जिंगागाड़ा है जो कि अराकू वैली आंध्र प्रदेश में आता है। और कई जगहों पर आपको महेंद्रगिरी भी लिखा मिलेगा, लेकिन महेंद्रगिरी नहीं है, वो अराकू वैली में ही है। और साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट जो है, जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका अनाई मुडी जो कि केरल में है।
तो यहां तक बात सबको समझ आ गई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 स्टेट में आपको मिल जाएगा, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के एक्सट्रीम के एक्सटेंशंस। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच वाटर चैनल सेपरेट्स ग्रेट निकोबार टू सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार टू सुमात्रा कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखना कि इसी को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो ग्रेट चैनल बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो 6 डिग्री चैनल होता है इसी को ग्रेट चैनल कहते हैं, इसी को ग्रेट चैनल कहा जाता है, जो सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान को सुमात्रा से। ये पार्ट ऑफ इंडोनेशिया है। और कोको चैनल किसको अलग करता है भाई? ये बताओ कि जो कोको चैनल है ये किसको अलग करता है? कोको चैनल तो कोको चैनल जो सेपरेट करता है वो करता है अंडमान को, नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से, नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल की। इसके बाद बात कर लेते हैं 8 डिग्री चैनल की। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप यानी जो मिनिकॉय से मालदीव्स को। तो मिनिकॉय से मालदीव्स को, मिनिकॉय ये लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट है, को मालदीव्स। और जो 9 डिग्री चैनल है ये किसे सेपरेट करता है? जल्दी बताओ भाई कि ये जो 9 डिग्री चैनल है ये किसे सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को कावारत्ती से। तो ये बेसिकली सेपरेट करता है मिनिकॉय टू कावारत्ती। तो करेक्ट आंसर हो गया 6 डिग्री चैनल, जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं। और ये 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री इसलिए लिखा जाता है कि ये बेसिकली ये लोकेटेड है 6 डिग्री लैटिट्यूड। तो 6 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है इसलिए इसको 6 डिग्री चैनल कहते हैं। इस वजह इसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये चैनल वाले क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। जैसे पाक स्टेट करता है धनुषकोडी से तिल्लाई मन्नार को, जिसको पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो पाक स्टेट जो सेपरेट करेगा आपको, जिसको पाक जल संधि भी कहते हैं, तो ये बेसिकली सेपरेट किसे करता है? तो धनुषकोडी से तिलाई मन्नार। धनुषकोडी तमिलनाडु में है, तिलाई मन्नार आपका श्रीलंका में, तकरीबन 18 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है दोस्तों कि विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। तो सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं दोस्तों दामोदर को, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान होता है। तो सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर को। सुवर्ण रेखा दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि जो जमशेदपुर सिटी है झारखंड का, ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। और यहाँ पर कई बार आप देखोगे कि यहाँ के कंकड़, जो कणों में गोल्ड ट्रेसेस मिलते हैं, इसलिए लोग इसको सुवर्ण रेखा कहते हैं। हुगली और महानंदा जो है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में है, और हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 है, जो दामोदर। और सौरो ऑफ बिहार जो कहते हैं ये कोसी को कहते हैं, क्योंकि इसमें हर साल फ्लड आता है और ये रेगुलर अपने कोर्सेज चेंज करने के लिए फेमस है। हर साल इसमें बाढ़ आता है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिहार का। तो करेक्ट आंसर है दामोदर नदी। और इसी पर डीवीसी बना हुआ दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि टेनेसी वैली प्रोजेक्ट की कॉपी कहा से हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो गोरखपुर है ये किस नदी के तट पर लोकेटेड है? देखो गोमती के नदी के तट पर आपका लखनऊ,
लखनऊ, अगर मैं मेजर सिटीज की बात करूं, लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर है। कानपुर, जो अगर मैं बात करूं मेजर सिटीज की, तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर है। मथुरा एंड आगरा मेजर सिटीज में आपका यमुना नदी के तट पर है। राप्ती, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, जो कि है राप्ती। ठीक, ये कई बार ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कई बार स्टैटिक जीके के पोर्शन में भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने करा क्या कि ज्योग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीयूईटी यूजी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बन सकते थे, तो वो हम लोगों ने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाए और जिसको आप एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और चीजें आपको प्रॉपरली याद रहे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन।